Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 12th of July 2023. Let's begin today's nursing MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is, which of the following blood test is most indicative of cardiac damage? इनमें से कौन सा ब्लड टेस्ट कार्डियक डैमेज को पता करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन ए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन बी कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन आई, ऑप्शन डी क्रेटिनिन काइनेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई को हम मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट टू डिटेक्ट कार्डियक डैमेज मानते हैं। कार्डियक डैमेज होने पर सबसे बेस्ट टेस्ट ट्रोपोनिन आई ही माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैटरनल मोर्टिलिटी इज मैक्सिमम इन, इनमें से किस समय मैटरनल मोर्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है? इनमें से कोई नहीं, पोस्टपार्टम पीरियड में, एंटीपार्टम पीरियड में या फिर पेरीपार्टम पीरियड में। यहाँ पर एंड पार्टम शब्द का मतलब होता है बिफोर लेबर या बिफोर डिलीवरी, और पेरीपार्टम का मतलब होता है ड्यूरिंग लेबर, और पोस्टपार्टम का मतलब होता है आफ्टर लेबर। यानी कि किस समय पर डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के लगभग समय पर, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद किस समय पर मैटरनल मोर्टिलिटी यानी माँ की मृत्यु सबसे ज़्यादा देखी जाती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। बच्चे को जन्म देने के बाद यानी आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर लेबर मैटरनल मोर्टिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आफ्टर लेबर मैटरनल मोर्टिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी पोस्टपार्टम पीरियड में सबसे ज़्यादा मैटरनल डेथ्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बनाना बेस्ट सोर्स ऑफ, इनमें से बनाना किसका बेस्ट सोर्स माना जाता है? सोडियम का, कैल्शियम का, पोटेशियम का या फिर आयरन का? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। बनाना यानी केला, केले के अंदर पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नियोनेटल टिटनेस कैन अकर ड्यू टू, इनमें से नियोनेट्स में टिटनेस का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए यूज ऑफ अनस्टेराइल ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग, ऑप्शन बी application of dirty substance on the umbilical stump, option C mother not received immunization against TT, option D all of the above। नियोनेटल टिटनेस भी एक जनरलाइज्ड टिटनेस का ही प्रकार है, जो कि न्यूबॉर्न बेबीज में क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगर टिटनेस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से टिटनेस कंडीशन होती है। अब अगर किसी
न्यूबॉर्न बेबी की कॉर्ड कटिंग के लिए आपने एक अनस्टरलाइज्ड ब्लेड का इस्तेमाल किया, तो भी इस बच्चे को ये डिज़ीज़ हो सकती है। अगर आपने बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के बाद उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के बचे हुए हिस्से पे कोई गंदी चीज़ अटैच कर दी, तब भी उसे ये डिज़ीज़ हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को टिटेनस टॉक्साइड के इंजेक्शंस नहीं लगे हैं, यानी बच्चे तक मदर से ये एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं पहुँचे हैं, तो भी बच्चे में ये डिज़ीज़ होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही माना जाएगा। ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स दैट मे कॉज़ नियोनेटल टिटेनस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Which degree of burn is less painful? इनमें से किस डिग्री का बर्न सबसे कम पेनफुल होता है? सेकेंड डिग्री, फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री? देखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट को बर्न होता है, वो जल जाता है, तो उसमें अगर फर्स्ट या सेकंड डिग्री बर्न हुआ है, तो ये हमेशा बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ये हमेशा पेनफुल होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की इंजरी में जो स्किन के नीचे नर्व एंडिंग्स हैं, वो पूरी तरह से डैमेज नहीं होती, वो अपना काम कर रही होती हैं। पेन सेंसेशन को यहाँ से लेकर ब्रेन तक पहुँचा रही होती हैं, इसलिए क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन अगर क्लाइंट को थर्ड डिग्री या फिर फोर्थ डिग्री का बर्न हुआ है, तो ये पेनलेस होता है, यानी कि इसमें क्लाइंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, क्योंकि इस लेवल का बर्न होने के बाद क्लाइंट की जो नर्व एंडिंग्स हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इन नर्व एंडिंग्स के द्वारा किसी भी प्रकार का सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचाया जा पाता डैमेज होने के कारण, तो क्लाइंट को कुछ भी महसूस नहीं होता। इसलिए थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्न को हम पेनलेस बर्न के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा डिग्री का बर्न सबसे कम दर्ददायक होता है, लेस पेनफुल होता है, तो आप बता सकते हैं ऑप्शन डी, थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री का बर्न पेनलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इन अ पेशेंट इज। किसी क्लाइंट में न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस का मोस्ट रिलायबल यानी सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर कौन सा है? ऑप्शन ए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी ईईजी, ऑप्शन सी वाइटल साइंस, ऑप्शन डी एमआरआई। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर बताना है आपको। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, वो मोस्ट रिलायबल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्मोलैरिटी इज डिफाइंड एज। ऑस्मोलैरिटी को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? मोल्स पर ml ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स पर डेसीलीटर ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑस्मोलैरिटी को हम मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट के रूप में डिफाइन करते हैं। मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the stomach is inactive, pyloric sphincter is। जब हमारा स्टमक पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स कैसे रहते हैं? रिलैक्स्ड, कॉन्ट्रैक्टेड, मे बी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्टेड, या फिर क्लोज्ड। पाइलोरिक स्टिनोसिस कहाँ पाए जाते हैं, इसे समझ लीजिएगा।
ये मान लीजिए अपना फूड पाइप है, इसोफेगस है, ये स्टमक है और ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है। तो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में इस जगह पर एक ओपनिंग पाई जाती है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर के रूप में जानते हैं। अब आपका स्टमक जो है बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, यानी अभी इसमें डाइजेस्टिव मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं, तो आपका जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो किस पोजीशन में रहेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब हमारे स्टमक में मूवमेंट्स नहीं होती यानी इनएक्टिव होता है, डाइजेशन नहीं हो रहा होता, तब ये जो स्फिंक्टर है ये रिलैक्स रहता है यानी ओपन रहता है। और जब यहाँ से डाइजेस्टिव मूवमेंट शुरू हो जाती हैं तो फूड कंटेंट बिना मिक्स हुए डाइजेस्ट हुए आगे ना चला जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए ये स्फिंक्टर जो है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, सिकोड़ लेता है, बंद हो जाता है, ताकि प्रॉपरली फूड में सभी अ, गैस्ट्रिक जूसेस आदि मिक्स हो जाएँ, इनका प्रॉपर डाइजेशन हो सके, उसके बाद ये रिलैक्स होता है, फिर आगे फूड को भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following test can be used for the diagnosis and assessment of the severity of heart failure? इनमें से हार्ट फेलियर की सीवियरिटी को पता करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट इस्तेमाल किया जाएगा? बीएनपी, टीएसए, ट्रोपोनिन या फिर एएनए? आपको एक हिंट दे देते हैं, जब भी क्लाइंट का हार्ट फेलियर होता है, तो इस सिचुएशन में हमारे बॉडी की ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई को हार्ट पूरा नहीं कर पा रहा होता है, तभी हार्ट को हम फेल घोषित करते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। अब हार्ट को अपना आप को फेल होने से बचाना है, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा एफर्ट्स करेगा, यानी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, इससे एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होगी हार्ट मसल्स में। तो अब बताइए कि आप यहाँ पर कौन-सा आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, बीएनपी। बीएनपी का सबसे पहले फुल फॉर्म चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इसे बी टाइप या ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। जब हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स द्वारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ जाता है, यानी हार्ट अपने ब्लड को बॉडी में पूरी तरह से सप्लाई करने के लिए जब ज़्यादा खुद को स्ट्रेस देता है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ज़्यादा खिंचाव करता है, तब हार्ट के लोअर चैम्बर्स यानी वेंट्रिकल्स के द्वारा इस बीएनपी का सिक्रीशन होने लगता है। तो याद रखिएगा, जब हार्ट मुश्किल में होता है, मुश्किल टाइम से गुजर रहा होता है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होने के कारण लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट से बीएनपी का सिक्रीशन होने लगता है और ब्लड में जितना ज़्यादा बीएनपी होगा, हार्ट उतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा होगा। इस तरह से हम हार्ट फेलियर कंडीशन को बीएनपी के लेवल से असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज JSY स्टैंड्स फॉर। इनमें से JSY का फुल फॉर्म क्या होता है? जननी स्वच्छता योजना, जन सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जन सुलभ शौचालय योजना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जननी सुरक्षा योजना। JSY का फुल फॉर्म होता है जननी सुरक्षा योजना। और ये जो JSY स्कीम है, ये नेशनल रूरल
हेल्थ मिशन NRHM के अंतर्गत आती है। इस जननी सुरक्षा योजना का जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, उद्देश्य है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरीज को हॉस्पिटल में करवाया जाए और मैटरनल मॉर्टिलिटी, नियोनेट मॉर्टिलिटी को कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज methods used to assess urine specific gravity is। इनमें से यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को असेस करने का कौन सा मेथड होता है? ऑप्शन ए यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, रिएजेंट स्ट्रिप या फिर ये सभी। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस टेस्ट द्वारा चेक किया जा सकता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर और रिएजेंट स्ट्रिप्स, इन तीनों ही मेथड्स के द्वारा हम क्लाइंट में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का असेसमेंट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है या सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बता सकते हैं यूरिनोमीटर मेथड जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड होता है, क्योंकि ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल है और इजी है। ये क्यों सबसे ज़्यादा होता है? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इजी टू कैरी मेथड है। इसे बेड साइड पर आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को टेस्ट करने वाला मेथड माना जाता है। याद करिएगा नाम, यूरिनोमीटर। Next question is primary prevention of communicable disease can be attained by। इनमें से किस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम डिजीज प्रिवेंशन की प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? क्वारंटाइन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, इम्यूनाइजेशन, एंटीबायोटिक्स। सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्राइमरी प्रिवेंशन में किसे इंक्लूड किया जाता है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्लाइंट की लाइफ में रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिजीज आ चुके हैं, लेकिन क्लाइंट को अभी डिजीज नहीं हुआ है। रिस्क फैक्टर्स तो क्लाइंट की लाइफ में आ चुके हैं, लेकिन अभी क्लाइंट को डिजीज नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम ऑप्शन सी को सही मानेंगे। अगर हम किसी क्लाइंट को किसी पर्टिकुलर डिजीज से बचाने के लिए उसे इम्यूनाइज करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो ऐसा करके हम क्लाइंट में प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिएगा, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सभी प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पेशेंट विथ रीनल फेलियर डाइट शुड बी। अगर किसी क्लाइंट को रीनल फेलियर है, उसकी किडनी गुर्दे खराब हैं, तो आप उसे कौन सी डाइट लेने के लिए कहेंगे? लो प्रोटीन, लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो प्रोटीन, हाई पोटेशियम, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोटीन या फिर हाई कैल्शियम, हाई प्रोटीन। रीनल फेलियर वाले पेशेंट को हम ऑप्शन ए में बताई गई डाइट सजेस्ट करेंगे, यानी इससे कम प्रोटीन लेना होगा, कम ही सोडियम लेना होगा और कम ही पोटेशियम लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिपस इक्विनस कॉमनली नोन एज। टेलिपस इक्विनस को हम और किस नाम से भी जानते हैं? क्लब फुट, डायबिटिक फुट, फ्लैट फुट, एथलीट फुट। टेलिपस इक्विनस जो है फुट की एबनॉर्मलिटी है और इसे हम क्लब फुट डिजीज के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन विजुअल प्रॉब्लम इन इंडिया इज, भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली विजुअल प्रॉब्लम कौन सी है? आई इंजरी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, रिफ्रैक्टिव एरर या फिर कैटरैक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चाहे इंडिया में पूछ लिया जाए, चाहे वर्ल्ड में पूछ लिया जाए, हमेशा जो रिफ्रैक्टिव एरर है ये मोस्ट कॉमन विजुअल प्रॉब्लम के रूप में देखी जाती है। रिफ्रैक्टिव एरर्स का मतलब हो गया कि क्लाइंट को साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। अब आप इस चीज को जनरली इस तरह से समझिए, इस पूरी दुनिया के अंदर जिन लोगों ने अपने आई ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी होगी? जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं वो चश्मे लगाते हैं, आई ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, यही चीज़ रिफ्रैक्टिव एरर है। इस चीज़ को इस तरह से समझिएगा। तो पूरी दुनिया में आँखों की रोशनी बहुत सारे लोगों की कम है, यानी मोस्ट कॉमन विजुअल प्रॉब्लम है रिफ्रैक्टिव एरर, और इसकी वजह से उन्हें अलग-अलग नंबर के चश्मे लगाने पड़ते हैं। कैटरैक्ट की बात की जाए तो इंडिया में ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट की वजह से भारत में लोग सबसे ज्यादा ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ पैंक्रियाटाइटिस is scheduled for surgery to excise a pseudocyst of the pancreas. The client asks, what is pseudocyst? What information should the nurse include in a response to this question? किसी पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस डिजीज था, पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन थी। अब इस पेशेंट के अंदर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी होगी, और सर्जरी के द्वारा हम पैंक्रियाज की जो स्यूडोसिस्ट है इसे रिमूव करेंगे। अब ये पेशेंट ये सुनकर आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब ये स्यूडोसिस्ट क्या होता है, क्या रिमूव करने वाले हैं आप? तो इसके जवाब में एज अ नर्स आप क्या कहेंगे? ऑप्शन वन, ये मैलिग्नेंट ग्रोथ है जिसे हम रिमूव करेंगे। ऑप्शन टू, पॉकेट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम रिमूव करेंगे। ऑप्शन थ्री, डायलेटेड स्पेस ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू एंड ब्लड, इसे रिमूव करेंगे। ऑप्शन फोर, स्नैक फिल्ड विथ फ्लूइड एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, इसे रिमूव करेंगे। स्यूडोसिस्ट, नाम पर गौर करिएगा। स्यूडोसिस्ट, सिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी पतली झिल्ली नुमा संरचना जिसके अंदर लिक्विड भरा हो, सिस्ट कहलाता है। और स्यूडो शब्द का मतलब होता है आभासी या जो बिल्कुल ट्रू ना हो। तो ऐसी कोई संरचना जो कि नॉर्मली नहीं पाई जाती, टेम्परेरी रूप से बनी होती है, उसे हम स्यूडोसिस्ट का नाम देते हैं। और ये पैंक्रियास के अंदर मौजूद वह स्पेस है जिसमें डेड टिश्यूज और ब्लड भर चुका है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पैंक्रियाज है, लीफ लाइक ऑर्गन है, इसके अंदर इस जगह पर बहुत सारा ब्लड है और डेड टिश्यूज हैं, नेक्रोटिक टिश्यूज मौजूद हैं। तो सर्जरी द्वारा इस एरिया को निकाल देना स्यूडोसिस्ट का रिमूवल कहलाता है। ऑप्शन थ्री इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following disease is known as barometer of social welfare? इनमें से बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से किस डिजीज को जाना जाता है? लेप्रोसी को, ट्यूबरकुलोसिस को, मलेरिया को या कॉलेरा को? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी डिजीज, इसे हम बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर डिजीज के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोट्रूशन ऑफ
abdominal content and appearance as bulge is known as। एब्डोमिनल कंटेंट का प्रोट्यूड हो जाना यानी बाहर की तरफ निकल जाना और बाहर से इसे देखने पर एक उभरे हुए भाग या बल्ज की तरह दिखाई देना क्या कहलाता है? इंटेस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, वेरिकोसील, हाइड्रोसील या फिर हर्निया। Option D is absolutely correct. It is called hernia. Protrusion of abdominal content from the weak muscle side and appear as a bulge is known as hernia. Next question is normal serum chloride level is। हमारे शरीर में नॉर्मली क्लोराइड का लेवल कितना होता है? 135 to 145 milli equivalent per liter, 120 to 130, 98 to 107, 50 to 70। The right answer is option C। नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल 98 से 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वैक्सीन फेलियर इज। इनमें से वैक्सीन फेलियर का सबसे बड़ा कारण, सबसे कॉमन कारण कौन सा है? ऑप्शन ए इम्प्रॉपर स्टोरेज, ऑप्शन बी इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी inappropriate manufacturing, ऑप्शन डी maternally derived antibodies। वैक्सीन फेलियर का सबसे बड़ा कारण है ऑप्शन डी मैटरनली डिराइव्ड एंटीबॉडीज। क्या होता है ये, इसे समझिएगा। जब बच्चा वुम्ब में होता है, गर्भ में होता है, यूट्रस में होता है, तो बच्चे के अंदर मदर के प्लेसेंटा से होते हुए इम्यूनोग्लोबुलिन जी पहुंचता है। ये बच्चे की इम्यूनिटी बनाता है और जब बच्चा डिलीवर हो जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उसे आईजीए मिलने लगता है। तो आईजीजी और आईजीए मदर से मिलने वाली दो एंटीबॉडीज हैं जो बच्चे के शरीर में पहुंच जाती हैं और बाहर से आए किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को किल करने में मदद करती है। जब आप बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीनेशन के समय हम उस डिजीज के कॉजिंग फैक्टर जो कि बहुत ही वीक फॉर्म में है उसे बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है और जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में पहुंचता है तो हमारी बॉडी की सेल्स द्वारा या बच्चे की बॉडी की सेल्स के द्वारा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने से पहले ही ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज मदर से जो आई थी ये उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इस वजह से बच्चे में इम्यूनिटी नहीं बन पाती और ये वैक्सीन फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। मैटरनली डिराइव्ड एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द वीकेंड वैक्सीन, so the body of the baby not able to produce the antibodies. This is the most common cause of vaccine failure. Next question is how many calories are recommended for breastfeeding mothers? ऐसी कोई भी वुमेन जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है, लैक्टेशन पीरियड में है, तो उसे हर दिन कितनी कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है? 2500 कैलोरीज, 3000, 2000 या फिर 1500? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। अगर कोई फीमेल जो कि ना तो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है और ना ही प्रेग्नेंट है
तो ऐसी वुमेन को, ऐसी फीमेल को हर दिन कम से कम 2000 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए ये वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, ये वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेगनेंसी पीरियड में इस वुमेन को 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए। तो टोटल हो जाएगा 2300 कैलोरीज, 2300 कैलोरीज। और अगर ये वुमेन अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है यानी लैक्टेशनल पीरियड के अंदर है, तो फिर इसे यहाँ पर 200 कैलोरीज और चाहिए होंगी। तो टोटल देखा जाए तो कुल ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली मदर्स को 2500 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। दिस इज द thing you have to remember. Next question is, how does breastfeeding help the mother? इनमें से ब्रेस्ट फीडिंग किस प्रकार से मदर्स को हेल्प करता है? ऑप्शन ए, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स यू गेट बैक नॉर्मल वेट। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से आप प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जितना आपका वेट था उस वेट को जल्द ही अचीव कर लेंगे। ऑप्शन बी, ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से वुमेन्स में ओवेरियन कैंसर डेवलप होने की संभावना घट जाती है। ऑप्शन सी, ब्रेस्ट फीड डज नॉट इंक्रीज बोन स्ट्रेंथ। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बोन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। जो वुमेन अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनमें प्रेगनेंसी से पहले जो नॉर्मल वेट था उसे अचीव करने में हेल्प मिलती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से ओवेरियन कैंसर डेवलप होने का रिस्क भी कम हो जाता है। सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन? इनमें से फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? लुइस पास्चर को, लॉर्ड लिस्टर को, हिप्पोक्रेट्स को या फिर डार्विन को? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैनल डिस्कशन कैन बी डिफाइंड एज। पैनल डिस्कशन को डिफाइन करने वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन ए, स्टेज वाइज फॉर्मेटेड टेक्निक। ऑप्शन बी, groups describing individual experiences. Option C, discussion by 4 to 8 qualified persons. Option D, series of speeches. इनमें से पैनल डिस्कशन को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है? Option C is absolutely correct. Discussion by 4 to 8 qualified persons. 4 से 8 क्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात की जा रही होती है तो हम उसे पैनल डिस्कशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज ट्रीटेड बाय। कंपार्टमेंट सिंड्रोम किससे ट्रीट किया जाता है, ठीक किया जाता है? फेसियोटॉमी, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड रिच फ्लूइड, अर्ली एग्रेसिव फ्लूइड? कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता क्या है पहले इसे समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का एक्सट्रीमिटी है
लोअर या अपर कोई भी एक्सट्रीमिटी पार्ट आप मान सकते हैं। इसमें मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में अ, ब्लड सप्लाई सही तरीके से हो नहीं पा रही थी। फ्रैक्चर आदि के बाद में मान लीजिए इस एक्सट्रीमिटी का ये अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ पर एब्नॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगा, ब्लड कलेक्ट होने लगा, तो ये हिस्सा अब लगातार फूलता जाएगा, अपना साइज़ बढ़ाता जाएगा और इस हिस्से के लगातार साइज़ में बढ़ने के कारण यहाँ आस-पास मौजूद जो दूसरे टिश्यूज़ हैं, उन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही होती है और ब्लड सप्लाई ना पहुँचने के कारण वहाँ पर मौजूद सेल्स डेड होने लगती हैं, जिससे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। यही चीज़ कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। शरीर के किसी एक विशेष हिस्से में एनाटॉमिकल पार्ट में प्रेशर बढ़ने के कारण आसपास के हिस्सों में टिश्यूज में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसके कारण वो टिश्यूज डेड होने लगते हैं, उनमें पेन होता है, तो ये चीज़ कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। अब हमें इस चीज़ का ट्रीटमेंट करना है, तो इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, इस जगह पर एक स्टिचेस लगा दिया जाता है, एक कट लगा दिया जाता है, इंसिजन लगा दिया जाता है और कट लगाने के बाद यहाँ पर जो प्रेशर का कॉज़ है, वो ठीक हो जाता है और इन टिश्यूज़ के ऊपर जो दबाव पड़ रहा था, वो भी अब ठीक हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है और क्लाइंट को पेन से रिलीफ मिल जाता है। अब ये जो कट हमने लगाया है, इसे किस नाम से जानते हैं, ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यस, एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड फेसियोटॉमी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने पर पर्टिकुलर पार्ट में इंसिजन लगाना फेसियोटॉमी है एंड इट इज द ट्रीटमेंट मेथड फॉर दिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मदर आस्क द नर्स how her child become infected with rotavirus. The most appropriate response by the nurse is rotavirus is primarily spread by। आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो रोटा वायरस है, वो बच्चों में किस प्रकार से फैलता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फीको ओरल रूट द्वारा फैलता है, ऑप्शन बी इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है, ऑप्शन सी इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से फैलता है या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलता है। बच्चों में जो रोटा वायरस है, वो डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज़ माना जाता है। बच्चों में डायरियल कंडीशन होने का सबसे बड़ा कारण रोटा वायरस इन्फेक्शन को माना जाता है और ये बच्चों में इन्फेक्टेड फूड और वाटर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो हम कह सकते हैं कि फीको ओरल रूट इज़ द वे ऑफ ट्रांसमिशन of rotavirus in children and it is the most common डायरिया कॉजिंग बैक्टीरिया और इसे प्रिवेंट करने के लिए हम रोटा वायरस वैक्सीन दे सकते हैं बच्चों को, जो कि ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है और 5 ड्रॉप्स इसकी डोज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन caring for an intubated client receiving mechanical ventilation, the nurse hears high pressure alarm. Which action is most appropriate? किसी पेशेंट में आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा रखी है यानी उसे इंट्यूबेट किया हुआ है। अब इस पेशेंट से जुड़े वेंटिलेटर पर हाई प्रेशर अलार्म बजता है, तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए? ऑप्शन 1 रिमूव सिक्रीशंस बाय सक्शनिंग। आप हाई प्रेशर अलार्म वेंटिलेटर पर बजने के बाद सिक्रीशंस को रिमूव करेंगे सक्शनिंग के द्वारा। ऑप्शन 2 लोअर द सेटिंग ऑफ टाइडल वॉल्यूम। आप टाइडल वॉल्यूम जो डिलीवर हो रहा है उसके अमाउंट को कम कर देंगे। ऑप्शन 3 चेक दैट ट्यूबिंग कनेक्शन आर सिक्योर। हम ट्यूब जो कनेक्टेड है वेंटिलेटर से उसके कनेक्शन को चेक करेंगे कहीं वो डिसलोकेट तो नहीं है। ऑप्शन 4 ऑब्टेन अ स्पेसिमेन ऑफ एट्रियल ब्लड गैसेस। हम एबीजी का सैंपल लेंगे। ये क्वेश्चन अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा, जब क्लाइंट वेंटिलेटर पर होता है, इंट्यूबेटेड होता है, तो उस समय इस क्लाइंट के एयरवे के अंदर सिक्रीशंस आते हैं
और इन सिक्रीशंस के कारण क्लाइंट का जो एयरवे है वो ब्लॉक हो जाता है, एयर फ्लो नहीं हो पाती और प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसके बाद क्लाइंट के अंदर हाई प्रेशर अलार्म बजने लगता है। तो इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए एज अ नर्स हम सबसे पहले क्लाइंट के एयरवे में किसी प्रकार के सिक्रीशंस तो नहीं है, इसे सक्शन द्वारा क्लीन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन दैट विल बी टेक in this situation. हाई प्रेशर अलार्म बजने पर टाइडल वॉल्यूम को बदलने की आवश्यकता नहीं है। नर्स को यहाँ पर सही डायग्नोसिस करना जरूरी है। अगर वेंटिलेटर से जुड़ी ट्यूब्स जो होती हैं, जो जिनसे क्लाइंट को एयर डिलीवर होती है, अगर वो अपनी जगह से हट जाएं, तो हमेशा लो प्रेशर अलार्म आपको देखने को मिलेगा, ना कि हाई प्रेशर। तो ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं हो सकती। और एबीजी सैंपल जो है क्लाइंट की सिचुएशन को असेसमेंट के लिए हम करते हैं, ना कि वेंटिलेटर में अलार्म बजने के तुरंत बाद करवाया जाने वाला टेस्ट है। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हार्ट फेलियर इज। हार्ट फेलियर होने पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है? डिगॉक्सिन या एनालप्रिल? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डिगॉक्सिन ड्रग हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यानी बेस्ट ड्रग के रूप में इस्तेमाल की जाती है। एनालप्रिल एसीई इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है और इसे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड द नर्स असेस to determine if client is experiencing therapeutic effect of valsartan? किसी क्लाइंट को आपने वालसर्टन ड्रग दिया, अब इस क्लाइंट में इस ड्रग के इफेक्ट्स को असेस करने के लिए किस चीज का असेसमेंट किया जाएगा? लिपिड प्रोफाइल का, एपिकल पल्स का, यूरिनरी आउटपुट का या ब्लड प्रेशर का? यहाँ पर जो वालसर्टन मेडिसिन आप देख रहे हैं, जो कि मार्केट में डिओवेन नाम से अवेलेबल होती है, ये बेसिकली एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप की दवा है। यहाँ चाहे तो आप नोट कर लिए के लीजिएगा, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर इस कैटेगरी की ड्रग है। इसे शॉर्ट में हम ARBs के नाम से जानते हैं। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग वालसर्टेन। और इस ड्रग को देने से क्लाइंट के शरीर के अंदर स्मूथ मसल्स के जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड्स की रिसेप्टर साइट्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट रुक जाता है। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ना होने के कारण क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है या नॉर्मल होने लगता है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर किसी क्लाइंट को आपने वालसर्टन नाम की ड्रग दी है, तो आप उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट को असेस करने के लिए क्लाइंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। इस मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से क्लाइंट का ब्लड प्रेशर आपको कम मिलेगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग that causes uh, block blockage of receptor sites in smooth muscles and adrenal glands, so vasoconstriction is prevented. Next question is congenital absence or closure of a normal body orifice or tubular organ is called। अगर आनुवांशिक रूप से जन्म के समय से ही अगर शरीर के किसी हिस्से में एबनॉर्मल क्लोजिंग मौजूद है, तो आप इसे क्या कहेंगे? फिस्टुला, एट्रेसिया, हर्निया या स्टीनोसिस?
जैसे कि ह्यूमंस में जन्म के समय एनाल ओपनिंग ओपन होती है जिससे बच्चा डेफिकेट कर पाता है, डेफिकेशन कर पाता है। लेकिन किसी वजह से बच्चे की एनाल ओपनिंग मौजूद ना हो, एनाल ओपनिंग क्लोजिंग हो, तो उसे क्या कहेंगे आप? Option B is absolutely correct. It is called atresia. Congenitally absence or closure of normal body orifice is known as atresia. शरीर के किसी भी भाग में मौजूद ओपनिंग का आनुवांशिक रूप से बंद होना, क्लोज होना जो है एट्रेसिया के रूप में जानी जाती है। फिस्टुला शब्द का मतलब होता है कि किन्हीं दो स्ट्रक्चर्स के बीच में बनी एबनॉर्मल ओपनिंग। जैसे कि आपने ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला सुना होगा। ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में जब कोई एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है तो हम उसे फिस्टुला के नाम से जानते हैं। फिस्टुला का मतलब है एक एबनॉर्मली बना कनेक्शन जो कि नॉर्मली नहीं होता है। हर्निया शब्द का मतलब होता है कि बॉडी के किसी विशेष हिस्से में कमजोरी के कारण इंटरनल ऑर्गन्स बाहर की तरफ निकल जाएं, उभर आएं, प्रोट्रूड हो जाएं, तो ये कंडीशन हर्निया कहलाता है। स्टेनोसिस का मतलब होता है एक तरह से नैरोइंग ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। जैसे कि आपके मान लीजिए ये हार्ट के वाल्व्स हैं, ये नॉर्मली ब्लड के आने पर खुलते हैं और जाने पर बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये वाल्व एक ही जगह पर फिक्स हो जाए, ना तो ये ओपन हो, ना ये क्लोज हो, तो इस कंडीशन को आप स्टेनोसिस कहेंगे। नैरोइंग ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इज नोन एज स्टेनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। किस वर्ष भारत की पहली जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी? 1911 में, 1901 में, 1891 में, 1881 में? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। फर्स्ट सेंसस यानी पॉपुलेशन काउंटिंग 1881 के अंदर हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ बर्न पेशेंट फ्लूइड लॉस अकर्स ड्यू टू। किसी बर्न के पेशेंट में फ्लूइड लॉस होने का सबसे बड़ा कारण क्या होगा, क्या होता है? इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, पैरालाइटिक इलियस एंड वॉमिटिंग, नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर क्लाइंट को बर्न है तो उसमें कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से क्लाइंट में फ्लूइड लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट केस दैट कम्स टू नोटिस ऑफ फिजिशियन इज। किसी डिजीज का वह पहला केस जो कि फिजिशियन या डॉक्टर के नॉलेज में आता है, नोटिस में आता है, आइडेंटिफाई होता है, क्या कहलाता है? प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, इंडेक्स केस या फिर रेफर केस? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज कॉल्ड इंडेक्स केस। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी केस की। ऐसा व्यक्ति जिसे सबसे पहले कोई कम्युनिकेबल डिजीज हुई थी उसे हम प्राइमरी केस कहते हैं। किसी भी डिजीज का फर्स्ट जो पेशेंट होता है जहां से डिजीज शुरू हुई थी, इसे हम प्राइमरी केस के नाम से जानते हैं। अब इस फर्स्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आने वाला जो दूसरा पर्सन है, अन्य व्यक्ति हैं, उन सभी को हम सेकेंडरी केस के रूप में जानते हैं। सबसे पहले जिस जगह से जिस व्यक्ति में डिजीज की शुरुआत हुई है उसे प्राइमरी केस के रूप में जाना जाता है।
और अब इस प्राइमरी केस के कांटेक्ट में आने से ये कम्युनिकेबल डिजीज जितने भी लोगों को होगी वो सभी सेकेंडरी केस के रूप में जाने जाएंगे। अब ये सभी जो प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के पेशेंट हैं, इनमें से जो पहला पेशेंट इस बीमारी से बीमार होने के बाद सबसे पहले हॉस्पिटल चला जाता है, डॉक्टर के पास चला जाता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में अपने इलाज के लिए पहुंच जाता है, डॉक्टरों के नॉलेज में आ जाता है, उसे इंडेक्स कहा जाता है, इंडेक्स केस कहा जाता है। किसी भी डिजीज से सफरिंग वह पहला व्यक्ति जो हॉस्पिटल में सबसे पहले पहुंचेगा उसे इंडेक्स केस का नाम दिया जाता है। प्राइमरी केस कोई भी पर्सन हो सकता है, वो हॉस्पिटल आया ही नहीं, उसके बाद सेकेंडरी केस पहले आ गया तो इंडेक्स केस के रूप में वो केस जाना जाएगा। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। प्राइमरी केस का मतलब हो गया सबसे पहले जो डिजीज से सफरिंग पर्सन था वो। सेकेंडरी केस क्या होगा? जो इस प्राइमरी केस के कांटेक्ट में आकर बीमार हुए हैं वो। अब इन दोनों में से या इन सभी पेशेंट्स में से जो व्यक्ति सबसे पहले हॉस्पिटल में जाकर ये बताएगा कि मुझे ये डिजीज है, तो ये इंडेक्स केस के रूप में जाना जाता है। यानी हॉस्पिटल के नॉलेज में आया पहला केस इंडेक्स केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम। अगर किसी क्लाइंट को अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी मानी जाएगी? क्लोरडाइजिपोक्साइड या फिर डाइसल्फिराम? ये क्वेश्चन कई सारे प्रीवियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए कौन सी बेस्ट ड्रग है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आप यहाँ पर आंसर बी चुन रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। Disulfiram is not the treatment of choice for alcohol withdrawal symptoms. It is used as a aversion therapy to de-addict the person from alcohol. सो ऑप्शन यहाँ पर ए सही माना जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी क्लाइंट ने अपने मन में ये निश्चय किया, ये कसम खाई कि अब वो ड्रिंक नहीं करेगा, अल्कोहल इंटेक नहीं करेगा। तो जब क्लाइंट को 2-3 दिन हो जाते हैं बिना अल्कोहल के, अगर वो हैवी ड्रिंकर है तो 2-3 दिन अल्कोहल ना लेने के कारण उसकी बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स जनरेट होने लगते हैं, जिसमें क्लाइंट को बेचैनी होने लगती है, उससे पर्सपिरेशन होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, अजीब से मन में विचार आते हैं, नींद नहीं आती, बॉडी में वाइब्रेशंस होने लगते हैं, शिवरिंग टाइप की फीलिंग होती है। ये सभी अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये हम कह सकते हैं कि क्लाइंट ने ड्रिंक नहीं किया, इसलिए ये सिम्टम्स आ रहे हैं, और ये सभी सिम्टम्स अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स के रूप में जाने जाते हैं। इन सिम्टम्स के आने पर हम क्लाइंट में ट्रीटमेंट के लिए क्लोरडाइजिपोक्साइड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। क्लाइंट ने अच्छे रास्ते पर चलने की सोची, उसने ड्रिंक करना छोड़ना है ये सोचा, तो ड्रिंक छोड़ने के बाद उसकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स आने लगे तो हम उसे तुरंत क्लोरडाइजिपोक्साइड दे सकते हैं ताकि उसके सिम्टम्स मैनेज हो जाएं। अब ये डाइसल्फराम क्यों आंसर नहीं था, इसे भी समझ लीजिएगा। एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, अल्कोहल कंजप्शन करता है, तो अगर उसके फैमिली मेंबर्स उसकी इस आदत को छुड़ाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, क्लाइंट के खाने में ये डाइसल्फिराम ड्रग मिला देंगे, और क्लाइंट जब इस ड्रग को खाने के बाद अल्कोहल लेता है, ड्रिंक करता है, तो उसकी बॉडी में एक रिएक्शन होने लगती है, जिसकी वजह से उसे वॉमिट होती है, अनप्लीजेंट सेंसेशन होता है, रैपिड हार्ट बीटिंग होने लगती है। तो ऐसा होने पर क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उसे अब अल्कोहल सूट नहीं हो रहा, और अगर वो अब अल्कोहल पिएगा तो शायद उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस डर की वजह से वो ड्रिंक छोड़ देता है। आपने एड्स भी देखे होंगे कि बिना बताए शराब छुड़ाएँ,
वहाँ पर इसी तरह के सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एवर्जन थेरेपी का नाम देते हैं, जिसमें क्लाइंट को ड्रग के साथ एडिक्शन वाली चीज़ लेने पर बहुत ही अनप्लीजेंट सेंसेशन होते हैं, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ने का मन बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअसेसमेंट ऑफ क्लाइंट इज रीअसेसमेंट ऑफ क्लाइंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, कैरिड आउट व्हेन द क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। हम किसी भी पेशेंट का असेसमेंट उस समय करते हैं जब वो डिस्कम्फर्ट होने की कंप्लेन करता हो। ऑप्शन बी, डन एज पर नर्स कन्वीनियंस। जैसा नर्स को सुविधा हो उसके अनुसार करना चाहिए रीअसेसमेंट। ऑप्शन सी कहता है कैरिड आउट ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। इसे इमरजेंसी सिचुएशंस में परफॉर्म किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये लगातार किया जाने वाला प्रोसेस है। यहाँ पर दो शब्द हैं, री प्लस असेसमेंट, यानी कि किसी भी क्लाइंट की कंडीशन को दोबारा से चेक करना। तो रीअसेसमेंट मीन्स दोबारा से चेक करना, और ये जो है एक लगातार किया जाने वाला प्रोसेस है। जो जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो बीमार होता है, डिजीज़्ड होता है, और फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट के बाद उसका कंडीशन को असेस करते हैं। और जब तक वो हॉस्पिटल में रहता है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, लगातार हम उसकी कंडीशन को असेस करते रहते हैं। यही चीज़ रीअसेसमेंट है, और ये बार-बार दोहराया जाने वाला प्रोसेस है, लगातार किया जाने वाला प्रोसेस है। सो वी कैन कॉल इट एज़ कंटीन्यूअस प्रोसेस। Next question is important one. Insulin is not administered through oral route because डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में इंसुलिन आप एडमिनिस्टर करते हैं, इसे हमेशा हम सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, आईवी रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। कभी भी इसे हम ओरल रूट से क्यों एडमिनिस्टर नहीं करते, ये आपको बताना है। क्यों इंसुलिन को ओरल रूट से टैबलेट फॉर्म में नहीं दिया जाता? ऑप्शन ए, इट कॉजेज जीआईटी ब्लीडिंग। अगर इसे ओरल रूट से दिया गया तो इससे जीआई सिस्टम में ब्लीडिंग हो सकती है। ऑप्शन बी, इट कॉजेज नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। ऑप्शन सी, इट डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी। ये जीआईटी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। The right answer is option C. It is destroyed by GIT. आपका जो इंसुलिन है, ये बेसिकली एक प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? ये एक प्रोटीन हार्मोन है, और अगर आपने इसे ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया, जीआईटी के थ्रू एडमिनिस्टर किया, तो हमारे स्टमक एरिया में, इंटेस्टाइन एरिया में मौजूद प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जैसे कि पेप्सिनोजिन आदि इस हार्मोन को इस इंसुलिन हार्मोन को डाइजेस्ट कर देंगे, और फिर क्लाइंट की बॉडी में इसके इफेक्ट्स नहीं आ पाएंगे। आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, और इसे अगर हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करेंगे, तो इस प्रोटीन हार्मोन को प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिनोजन आदि के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, और इसके इफेक्ट्स नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम कभी भी इंसुलिन को ओरल रूट से एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the IV fluid of choice in a patient with severe dehydration। अगर किसी क्लाइंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो आप उसे इनमें से कौन सा फ्लूइड देना प्रेफर करेंगे? ऑप्शन ए, 5% डेक्सट्रोज, डीएनएस, आईवी एल्ब्यूमिन, या फिर रिंगल लैक्टेट।
देखिएगा यहाँ पर फ्लूइड ऑफ चॉइस के रूप में डिहाइड्रेटेड पेशेंट के लिए रिंगल लैक्टेट इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप आरएल सॉल्यूशन के नाम से कॉमनली यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और इसे डिहाइड्रेशन होने पर 20 टू 30 ml पर केजी के हिसाब से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। 20 से 30 ml पर केजी ऑफ क्लाइंट्स बॉडी वेट के हिसाब से इसे एडमिनिस्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा लोब होता है उसे आपको बताना है। एडिनोहाइपोफाइसिस, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर ये सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, मोस्टली हम जब एनाटॉमी में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये पढ़ाया जाता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब, और इनके द्वारा अलग अलग हॉर्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर तीन लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब और एक होता है इंटरमीडिएट लोब। टोटल 3 लोब होते हैं, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट लोब होता है जो इनके बीच में पाया जाता है, उसमें उसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस नहीं होते, इसलिए हमें इसे नहीं पढ़ाया जाता, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कितने लोब्स होते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 3 लोब्स होते हैं। जो एंटीरियर लोब होता है उसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस के रूप में जानते हैं, और जो पोस्टीरियर लोब होता है उसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, और इंटरमीडिएट लोब तो बीच वाला हो ही गया। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही माना जाएगा। तो याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर टोटल 3 लोब होते हैं। एंटीरियर लोब को हम एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद बीच में इंटरमीडिएट लोब होता है और फिर पोस्टीरियर लोब होता है जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। अगर आपको नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर की गई ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी आने वाली आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।